Hi there, this is Iram from Concept Learning, and in this video, we shall be talking about IELTS listening. The question type that we will be attempting is notes completion, the easiest question type. इससे पहले हमने बात की थी फॉर्म कंप्लीशन की. फॉर्म कंप्लीशन और नोट्स कंप्लीशन बहुत सिमिलर हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क आता है इन द वे जिस वे में ये फॉर्म अपीयर होते हैं एज अ क्वेश्चन पेपर टू अस. बाकी सब कुछ काफी सिमिलर रहता है. फिर भी एक बार कर लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा जिन्होंने पहले भी फॉर्म कंप्लीशन वाली वीडियोस को देख रखे हैं. ओके, सो चलिए बात करते हैं. इसमें मेनली हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे: ओवरव्यू, टिप्स, डिस्ट्रैक्टर्स एंड देन वी शैल अटेम्प्ट एन एग्जाम्पल क्वेश्चन इन द एंड. सो सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं. ओवरव्यू में क्या आता है, हम बेसिक बातें बताते हैं ओवरव्यू में कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या है. सो ये इजीएस्ट क्वेश्चन टाइप होता है. मोस्टली ये आपको सेक्शन 1 में अपीयर होता है और इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो मोस्टली टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन होती है. दैट मीन्स दो लोग आपस में फोन पे बात कर रहे होंगे एंड देन आपको उनकी बातों को नोट करके लिखना है. अच्छा, जो नोट कंप्लीशन है वो तीन तरीके से आता है: एक एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में, एक ऑर्डर फॉर्म के रूप में, एक कोटेशन फॉर्म के रूप में. और जो इसके आंसर्स हैं, अच्छी बात ये होती है कि आंसर्स हमेशा ऑर्डर में होते हैं. ऑर्डर मींस कि पहले क्वेश्चन 1 का ही बात करेंगे रिकॉर्डिंग में, देन दे विल मूव टू क्वेश्चन 2 एंड सो ऑन. ऐसा सारे क्वेश्चन टाइप्स में नहीं होता. फॉर एग्जांपल जो मैच हेडिंग्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, हमने आई थिंक पहले ही कर लिए हैं वो बिकॉज वो डिफिकल्ट थे. सो उसमें ऐसा नहीं होता है, बट थैंकफुली इसमें ऐसा होता है, ऑर्डर में आते हैं हमारे क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जो मैंने बाकी सब तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा. बाकी ये जो नीचे मैंने दो तीन तरीके बताए हैं कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है, कोटेशन फॉर्म होता है, ये मैं आपको अभी आगे शो कर दूंगी कि किस तरीके से होते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टिप्स. टिप्स वो चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन. ओके, सो सबसे पहली जो टिप होती है जो मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं वो है टू रीड इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला क्या ध्यान देना है आपने, द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स यू आर अलाउड. कभी कभी स्टूडेंट्स सुनते नहीं है, लाइक देखते नहीं है, होता है ना कि ओनली 2 वर्ड्स, या फिर होता है ओनली 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर एंड सो ऑन. समटाइम्स होता है कि यू कैन ओनली राइट 1 वर्ड एंड सो. तो इनको प्लीज ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है आप सही आंसर भी लिख दो लेकिन आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाओ तो आपका आंसर के वो कोई मार्क्स नहीं देंगे, इनकरेक्ट मार्क कर देंगे, 0 दे देंगे. अच्छा, हमेशा टाइटल नहीं गिवन होता है, बट इन केस इट इज गिवन तो प्लीज रीड द टाइटल. ये आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा, जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करने वाले हो और जो रिकॉर्डिंग आप अभी सुनने वाले हो. तो थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि टाइटल पढ़ना आपको प्रिपेयर कर देता है कि हम क्या सुनने वाले हैं. ओके, नाउ द थर्ड वन, ट्राई टू प्रिडिक्ट द आंसर टाइप. अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आंसर ही कैसे प्रिडिक्ट कर लें विदाउट रिकॉर्डिंग सुने. तो इसमें अगर आप ध्यान दो, आंसर टाइप प्रिडिक्ट करना है, आंसर नहीं. दैट मीन्स देख के हमें पता चल जाता है, अच्छा शायद यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ किसी का सरनेम आएगा, यहाँ एड्रेस आएगा, यहाँ डेट आएगी, नंबर आएगा, पोस्ट कोड आएगा, प्राइस आएगा, ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आप देख के उसको प्रिडिक्ट कर लेते हो ना आंसर टाइप, सारे में समझ में नहीं आएगा आपको. ऑफ कोर्स देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिसमें आपको नहीं समझ आएगा यहाँ क्या आना है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ अमाउंट ही आएगा, यहाँ एड्रेस ही आएगा, यहाँ डेट ही आएगी, है ना. वो आसान होते हैं प्रिडिक्ट करने. तो उन केस में आपने प्रिडिक्ट कर लेना है. उन केस में जब क्या होगा, आप पर्टिकुलरली वो चीज सुनोगे तो आप ज्यादा ध्यान लगाओगे एंड बहुत चांसेस हैं कि आप उसे सही लिख लोगे, फिर आपसे वो मिस नहीं होगा. वन मोर थिंग, लुक आउट फॉर डिस्ट्रैक्टर्स. डिस्ट्रैक्टर्स की मैं बहुत बातें करती हूँ जब लिसनिंग की वीडियो बनती है. इनफैक्ट जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्ट्रैक्टर की बात कर रखी है काफी गहराई में, और इसमें भी मैं एक दो बार समझा दूंगी इन केस आप नए हो इस वीडियो को लेके. तो ठीक है, डिस्ट्रैक्टर्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपको असली आंसर से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं. आपको लगता है कि ये आंसर है, बट देन डिस्ट्रैक्टर आ जाता है एंड देन वो आंसर नहीं होता है, आगे वाला आंसर होता है. ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन ध्यान देना है कि लिसनिंग में डिस्ट्रैक्टर्स बहुत होते हैं, तो एक आंसर लिख के ये मत समझ लेना कि खत्म हो गया आंसर. सुनते रहो, हो सकता है वो डिस्ट्रैक्टर हो और वो जो आगे बोल रहा हो वो आपका आंसर हो. ठीक है, एंड यस, मेक श्योर कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग पे, कीवर्ड्स और सेंटेंसेस के. ओके, अभी कीवर्ड्स के बारे में
अगर आपको नहीं पता है तो आगे क्वेश्चन आएगा, मैं समझा दूंगी। कीवर्ड्स मेन वर्ड्स होते हैं आपके सेंटेंस के, जिनके थ्रू आपको आंसर पता चलता है। तो लिसनिंग में प्रॉब्लम ये है कि वो एज इट इज रिकॉर्डिंग नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सामने क्वेश्चन है माई नेम इज डैश, तो जरूरी नहीं है, ये तो आपका क्वेश्चन है, बट रिकॉर्डिंग में वो एज इट इज ये नहीं बोलेंगे माई नेम इज दिस। वो मे बी, अगर यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड नेम है, तो वो नेम का कोई सिनोनिम बोलेंगे, जिसके थ्रू आपको आंसर का पता लगाना है। ये दिक्कत होती है और इसलिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं आंसर्स लिखने में। तो सिनोनिम्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए अपनी वोकैबुलरी को पक्का करना प्लीज़। जब जब आपको कोई नया वर्ड मिले उसको लिख लो, अपने टीचर से जिससे भी आप पढ़ रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, तो गूगल पे उस आंसर का मीनिंग विद सिनोनिम प्लीज़ ज़रूर चेक करना। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर लीव एनी ब्लैंक एम्प्टी। कभी भी कई बार स्टूडेंट्स करते हैं कि इसका तो आंसर ही नहीं मिला, खाली छोड़ देते हैं। जैसे इसका आंसर नहीं मिला, इसका आंसर नहीं मिला, खाली छोड़ दिया। खाली नहीं छोड़ा करो। आपको जो थोड़ा बहुत भी स्लाइटेस्ट आइडिया हो कि इस पे ये जवाब आ सकता है, तो प्लीज उसको लिख देना, क्योंकि कभी कभी विद गुड लक आपका जो गेस्ट, जो एजुकेटेड गेस होता है आपका, वो सही हो जाता है ना, आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो बिना बात के इसमें जीरो नहीं करेंगे, चांस ले लेंगे। जीरो तो वैसे भी अगर गलत है तो गलत, अगर ब्लैंक छोड़ा है तो गलत ही लिख के जीरो ले लो, क्या पता वो गलत ना हो और आपको एक मार्क्स मिल जाए। ठीक है। ये तो अब डिस्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं। डिस्ट्रैक्टर कोई भी वो वर्ड्स या एक सिंपल सेंटेंस या फ्रेज हो सकता है जो आपके आंसर को बदल देता है, और वो बस एज द नेम सजेस्ट डिस्ट्रैक्टर होता है, आपका ध्यान भटकाने के लिए होता है वो। सो देखो, जैसे दो तीन तरीके के लिखे हैं मैंने। आई रियली लाइक द ब्लू, बट, तो अगर आप ये सुनोगे आई रियली लाइक द ब्लू, तो आप जल्दी से आंसर में ब्लू लिख दोगे बिकॉज शी इज सेइंग आई रियली लाइक द ब्लू। लेकिन फिर डिस्ट्रैक्टर भी है, शी सेज बट आई थिंक आई विल गो फॉर द रेड वन एज इट मैचेस माई ड्रेस। तो एक्चुअली में आंसर क्या है? रेड। तो आप जल्दी से ब्लू को काट के रेड कर देना, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर आ गया। नाउ द सेकेंड वन, आई वुड लाइक टू ऑर्डर टू प्लीज। तो अगर ऑर्डर का क्वांटिटी है तो आप जल्दी से टू लिख दोगे, बट देन अगेन देयर इज अ डिस्ट्रैक्टर, no wait a second, make them three so that I can give it to my mother and friend too. So अब फिर distractor आ गया, two को काट के three is the answer. Now the last one, the package contains three items. तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि three items हैं, clothes, toys and books. उसने ये भी बोल दिया, लेकिन फिर again distractor है, however I will take out books because their weight makes shipping too expensive. मतलब वो कह रही है कि मैं बुक निकाल दूंगी, बुक निकाल दूंगी मतलब एक सामान निकल गया। तो अब अगर क्वांटिटी लिखनी है कि कितनी है, तो थ्री की जगह देयर विल बी टू। तो डिस्ट्रैक्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि ये आपके सही आंसर को मिलने से रोक देते हैं। हमें लगता है हम खुश हो जाते हैं जल्दी से कि चलो आंसर आ गया, बट ऑलवेज लुक आउट फॉर डिस्ट्रैक्टर्स। कुछ भी हो सकते हैं डिस्ट्रैक्टर, एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज, सेंटेंस, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको सही आंसर से दूर लेके जा रहा है। प्रेडिक्शंस की भी बात कर लेते हैं। अगर हम आंसर टाइप प्रेडिक्ट करें, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि हम कौन सा देख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये कोटेशन फॉर्म वाला है क्वेश्चन, इसको ही हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें देखो, लुक फॉर टाइटल्स। अगर हम टाइटल्स देखें तो क्या है इसमें, ये है पैकम्स शिपिंग एजेंसी कस्टमर कोटेशन फॉर्म। इसका मतलब कोई सी शिपिंग एजेंसी है और ये कस्टमर का कोटेशन फॉर्म है। तो मोस्ट लाइकली ये है कि हम दो लोगों की बात सुनने वाले हैं, एक जो शिपिंग एजेंसी में एम्प्लॉय है और दूसरा जो कस्टमर है। तो अगर देखें ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से नोट करो, तो देखो इसमें हमें प्रिडिक्शंस किस तरह मिलेंगे। नेम वन जेकब, मतलब इसका सरनेम ही आएगा फर्स्ट वाले में। एड्रेस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डैश कॉलेज लिखा है, दैट मीन्स कॉलेज का एड्रेस आएगा। देन नीचे है पोस्ट कोड। आप हमेशा ध्यान रखना, पोस्ट कोड हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और एक पोस्ट कोड हमेशा लेटर्स और नंबर्स से मिलके बनता है। देन फोर्थ और फाइव देखें, विद और हाइट। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मीटर सेंटीमीटर में है, लेंथ इसमें मीटर में गिवन है, तो विद और हाइट भी मीटर में ही गिवन होंगे नंबर्स। देन सिक्स्थ और सेवेंथ की बात करें, कंटेंट्स। कंटेंट्स का क्या मतलब है, जो अंदर
प्रेजेंट है कमोडिटी उसके। तो क्या क्या आएगा, दैट मीन्स आइटम इन द बॉक्स। तो एक लिखा है क्लोथ्स, 6 7 मतलब कोई नाउन आएगा, नाम किसी चीज का कि क्या आइटम्स हैं बॉक्स में। एंड लास्ट वाला है टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा अमाउंट या फिर प्राइस आएगा। और वैसे भी इन्होंने पाउंड का साइन लगा रखा है, कभी कभी डॉलर का साइन होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस आएगा। तो अब अगर हमने प्रिडिक्ट कर ली, और हमेशा नहीं जरूरी होता कि हम सबके ही कर पाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके हम नहीं कर पाते, सो दैट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, दैट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन जिसके कर सकते हो उसके कर लिया करो, आपको काफी हेल्प मिलेगी इसमें। ऑलराइट, तो जैसे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमने इसमें उसका नाम तो दे रखा है जेकब, आगे उसका सरनेम ही आएगा, हमने सरनेम प्रिडिक्ट किया था। तो जैसे कि क्वेश्चन 1 में अगर रिकॉर्डिंग सुने और वो पर्सन 1 बोल रहा है कैन यू स्पेल योर सरनेम प्लीज, तो सेकंड पर्सन बोलता है यस इट इज MKERE। अब ये तो काफी सिंपल है, हमारा ये आंसर हो गया MKERE। लेकिन जो ऐसे वाले क्वेश्चन टाइप्स होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स इनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लमैटिक वोकैबुलरी। तो ये मैंने पहली वाली वीडियो में भी डाला था, इसमें भी डाल दिया है बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो, कुछ लेटर्स होते हैं जो ई साउंड करते हैं, सारे ही BCDEGPTV। लेटर्स जो ए साउंड करते हैं AJK। लेटर्स जो बिल्कुल सिमिलर साउंड करते हैं, जो रिकॉर्डिंग में एकदम से सुनो तो पता नहीं चलते, MNN। ठीक है, MN। तो अभी तो आपको लग रहा है कि ये कैसे, ये तो हमें पता ही है कि कौन से वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप इनको रिकॉर्डिंग में सुनते हो ना, अक्सर ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते और कभी कभी स्टूडेंट्स ना गलत लिख देते हैं। तो प्लीज इस पे भी ध्यान देना है, प्रॉब्लमेटिक वोकैबुलरी पे। इनको वैसे तो कभी कभी वो लोग स्पेल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल B फॉर बॉल, बट सम टाइम्स नहीं भी करते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वेल वर्स हो जाओ उस तरीके से कि आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ। चलिए, तो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में है हमारा क्वेश्चन एड्रेस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डैश कॉलेज लिखा है, इसका मतलब कॉलेज का नेम आएगा। तो रिकॉर्डिंग की बात करें तो पर्सन पूछता है एंड वेयर वुड यू लाइक द बॉक्स टू बी पिक्ड अप फ्रॉम। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आंसर सिनोनिम्स में भी हो सकते हैं, एड्रेस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एंड नीचे इन्होंने लिखा है वेयर। वेयर का मतलब एड्रेस, would you like the box to be picked from, so they have used address की जगह where, collected की जगह picked। तो स्टूडेंट ने बोला है वेस्टल, इट्स वेस्टल कॉलेज, WESTLLTELL। सो द आंसर इज वेस्टल। तो यहाँ पे हमने सिनोनिम देखे हैं एड्रेस के। ठीक है, उन्होंने सिंपल हमसे पोस्ट कोड पूछा है, पोस्ट कोड उसने सिंपली बता दिया है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि पोस्ट कोड में जो आप लेटर्स लिखते हैं वो आप कैपिटल में लिखोगे हमेशा। ठीक है, लोअर केस में नहीं लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। हमेशा पोस्ट कोड के लेटर्स हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं। ऑल राइट, तो क्वेश्चन 4 का आंसर है 0.75 मीटर एंड क्वेश्चन 5 का आंसर है 0.5 मीटर। ठीक है, इसको इन 3 तरीके से भी लिख सकते हैं। 75 सेंटीमीटर जब जब वहाँ आंसर में सेंटीमीटर गिवन है, ऐसा रेयरली होता है क्योंकि वो आपसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो नहीं करा रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग में उन्होंने मीटर में बोला है और आपके जो ब्लैंक हैं वहाँ पे आपने सेंटीमीटर लिख रखा है उन लोगों ने, तो आप इस तरह उनको कर सकते हो। वैसे ऐसा बहुत रेयरली होता है। इन द सेम वे क्वेश्चन 5 का आंसर है 0.5, इसको आप इस तरह इस तरह या इस तरह लिख सकते हो। अच्छा, इन लोगों ने थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग करी है, लाइक लॉन्ग की जगह लेंथ बोल दिया, वाइड की जगह विड्थ बोल दिया, हाई की जगह हाइट बोल दिया, डीप की जगह डेप्थ बोल दिया, एंड दैट्स इट। और देखो, ये आपने ध्यान रखना है, ये लिसनिंग में आपके काफी काम आएगा। 0.25 मतलब 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं, 1/2 को हाफ, 0.75 मतलब 3/5 क्वार्टर्स। वैसे इतना तो नहीं आता 0.75, लेकिन हाँ 1/4 1/2 आ जाता है। तो कभी कभी बच्चे क्वार्टर और हाफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आप इसको ध्यान में रखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि रिकॉर्डिंग में फर्स्ट पर्सन बोलेगा कैन यू प्लीज लेट मी नो इन जनरल, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, लेट एंड
जनरल। सो रिकॉर्डिंग 1 में बंदा पूछेगा कैन यू प्लीज लेट मी नो इन जनरल व्हाट वुड बी इन द बॉक्स। व्हाट वुड बी इन द बॉक्स मतलब जो बॉक्स में क्या है, ही इज आस्किंग अबाउट द कंटेंट्स। तो जैसे कि आप देखो उसने पैराफ्रेज किया है। ओके उसने सिंपली नहीं पूछा कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, उसने पूछा है व्हाट विल बी इन द बॉक्स। सो द पर्सन टू रिप्लाइज यस श्योर इट कंटेन्स क्लोथ्स बुक्स एंड फ्यू टॉयज। अगर 2 वर्ड्स अलाउड हैं तो सम बुक्स फ्यू टॉयज लिख सकते हो। अगर सिर्फ 1 वर्ड अलाउड है तो सिर्फ बुक्स एंड फ्यू सॉरी फ्यू कह रही हूँ, बुक्स एंड टॉयज लिखना। बुक्स एंड टॉयज आंसर है, किसी भी ऑर्डर में ऊपर नीचे दैट डजंट मैटर। ऑल राइट, तो अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इन्होंने हमसे पूछा है टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू। हमने टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू से प्रिडिक्शन निकाली थी कि यहाँ पे ये अमाउंट की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई सा नंबर आएगा जो पैसों में गिवन होगा। पाउंड का साइन उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, सो मीन्स पाउंड में पैसे होंगे। सो रिकॉर्डिंग में पर्सन 1 बोलता है कैन यू प्लीज लेट मी नो द टोटल कॉस्ट। सो यहाँ पे इन्होंने सिनोनिम यूज किया है, total estimated value की जगह they have just used the word total cost, and person 2 says yes sure the main cost are the clothes and books, they will be about 1500 pounds। अब कुछ स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि हमारे आंसर में 1500 लिख देते हैं बिकॉज उन्होंने ये सुना है, लेकिन अगेन इसको डिस्ट्रैक्टर कह सकते हैं। बट देन द टॉयज आर फॉर अनदर 200, अनदर मीन्स एडिशन ऑफ 200, सो द टोटल इज 1700। कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, उसने भी करके बताई है। सो आइड से इट्स 1700 पाउंड्स इन टोटल। सो पहले वाला 1500 नहीं लिख देना है, मेन कीवर्ड है इसमें हमारा टोटल वैल्यू, राइट। सो टोटल वैल्यू लिखनी है, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट। सो टोटल इन्होंने बताया 1700 नॉट 1500, तो 1700 इज द आंसर। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। आगे और भी सारी वीडियोस आएंगी, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन टाइप होते हैं, वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स को इनमें दिक्कत बहुत कमी से आती है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपने ध्यान देना है। अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो ये वाले सेक्शन 1 में तो आप 10 आउट ऑफ 10 आसानी से ले आओगे। वो होते हैं कि डिस्ट्रैक्टर्स देख लो, प्रिडिक्टर्स पे ध्यान दो, प्रिडिक्शन जितनी कर सकते हो कर लो, इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दो कि कितने वर्ड्स लिखने हैं, और टाइटल पढ़ो, ठीक है ये। और हाँ, एक मेन चीज जो मैंने आपको प्रॉब्लमेटिक वोकैबुलरी बताई थी उस पे ध्यान दो। तो अगर इन कुछ चीजों के बारे में आप देखोगे जो मैंने ऑलरेडी टिप्स में कवर कर लिए हैं, तो काफी चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट्स के 1 to 10 में टोटल 10 आ जाते हैं। हमारा यही मोटिव होता है, बिकॉज आगे जो सेक्शन 2 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। आपको पता ही होगा एमसीक्यू होते हैं, डायग्राम होते हैं, हेडिंग होता है, तो मुश्किल हो जाता है। इसमें ऑफ कोर्स 3-4 गलत होने के तो चांसेस होते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जो ईजी है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।